हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 8 हिंदी व्याकरण का। हमारा टॉपिक है संज्ञा के प्रश्नोत्तर। तो संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है, ये सभी कुछ हमने देखा। सब कुछ समझ लिया। अब समझने के बाद हमें ये भी तो देखना है कि उसका रिवीजन हो जाए, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम अपनी समझी गई जो संज्ञा है उसको हम क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज के फॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखें क्या दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। संज्ञा की परिभाषा आप लोग को आती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 तरह की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये 5 तरह की संज्ञा थी। ठीक है ना। तो अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए कैसे दिया गया है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव का बोध कराएं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये जैसे क्वेश्चन आपको सिंपल एक तरीके से पूछा गया था, आपने लिख दिया, लेकिन ये एक और तरीके से दिया जा सकता है। क्वेश्चन हो रहेगा, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों के नाम जो हैं वो उदाहरण सहित लिखिए या वर्णन कीजिए, कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो उस कंडीशन में जहां क्वेश्चन ये ना होकर बदल जाएगा कि जहां आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है या वर्णन करना है ना। जैसे परिभाषा देते हुए उसके भेदों के नाम उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या भेदों का वर्णन कीजिए। उस कंडीशन में क्वेश्चन आपका आंसर ऐसे नहीं आएगा, आंसर बदल जाएगा। अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले आपने संज्ञा की पूरी परिभाषा दे दी, 5 भेद लिख दिए, फिर उसके बाद आप एक एक करके जो है सारे भेदों को एक्सप्लेन करोगे। व्यक्तिवाचक की डिफिनेशन लिखोगे, उसके उदाहरण दोगे, फिर जातिवाचक उसके उदाहरण, भाववाचक उसके उदाहरण, समुदायवाचक उसके उदाहरण, द्रव्यवाचक उसके उदाहरण। ये इस तरीके से पूरा डिटेल में आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इस पर आधारित होगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ भेदों के नाम दीजिए और आप नाम दीजिए और उदाहरण स्पष्ट कीजिए, तो आप क्या करोगे, देके और डैश करके और इसके आगे उसके एग्जाम्पल्स लिख दोगे। बिल्कुल भी ये काम नहीं करना, इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। उस कंडीशन में आपको पूरी डेफिनेशन देके ही उसके उदाहरण देने हैं। सिर्फ उदाहरण देकर आप उससे छूट नहीं पाओगे। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब जैसे अब यहां पर हम अलग अलग पूछ रहे हैं। व्यक्तिवाचक क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम विशेष तौर पे जहां पर वर्णन किए जाएं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। हमने क्या बोला, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी पदार्थ, किसी का नाम, किसी भी चीज का नाम हो, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। देखिए क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहां पर जैसे हमने दे दिया ये चीज, तो ये हमने लिख दिया सीता, दिल्ली, लाल किला, हिमालय। अब इसमें अगर क्वेश्चंस में जैसे उदाहरण सहित था तो हमने उदाहरण दे दिया। अब इसको आप एक तरीके से देख सकते हो कि जैसे अब यहां पर मैं आपको समझा रही हूं। पहला है हमारा एग्जाम्पल, सीता। सीता पढ़ रही है। ठीक है, पढ़ रही है, ये एक हमारा सेंटेंस हो गया, हमने पहले वाले से बना दिया। सीता पढ़ रही है। दूसरा है दिल्ली, आज मैं दिल्ली जाऊंगा। आज मैं दिल्ली जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया लाल किला। लाल किला बहुत सुंदर है। फिर नेक्स्ट आता है हिमालय। हिमालय की चोटियां
बर्फ से ढकी हैं। ठीक है, हमने जितने भी एग्जाम्पल थे सबकी हमने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल बना दिया। अब चलिए देखिए, इसमें हम आपको बताते चल रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे है। जैसे यहाँ सीता जो है ये व्यक्तिवाचक, सबसे पहले जितनी भी संज्ञा शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए। सीता है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ लाल किला है, यहाँ हिमालय है और यहाँ चोटियाँ हैं और बर्फ है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब बात हमें सिर्फ व्यक्तिवाचक की करनी है। सीता, सीता किसी लड़की का नाम होने के कारण, अगर हम बोलते हैं कि लड़की पढ़ रही है तो वो जातिवाचक होता। चूंकि यहाँ पर हम सिर्फ सीता के बारे में बात कर रहे हैं, सीता किसी लड़की का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक आता है। अगर हम सिर्फ बोल दें कि लड़की पढ़ रही है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, हमें उसका नाम देने की जरूरत है। फिर क्या है, आज मैं दिल्ली जाऊंगी, आज मैं दिल्ली जाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर जो दिल्ली है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे है, क्यों, अगर मैं बोल देती कि आज मैं शहर जाऊंगी, मान लीजिए कि हम दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं और आज मैं बोल दूं कि आज मैं शहर जाऊंगी, तो शहर के अंतर्गत अगर आता तो शहर के अंदर तक बहुत सारे शहर आ सकते थे आपके। ठीक है ना, दिल्ली है, गुरुग्राम भी आ सकता था, नोएडा आ सकता था, गाजियाबाद आ सकता है, एनसीआर में हरियाणा आ सकता है, चंडीगढ़ आ सकता है, ये सभी सिटीज हैं सिटीज की नहीं सिटीज हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता, हम पर्टिकुलर दिल्ली की बात नहीं कर रहे होते। अगर हमने शहर बोला कि आज मैं दिल्ली जाऊंगी, तो शहर का मतलब है कि कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर दिल्ली मतलब कि एक शहर का नाम आ गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, लाल किला बहुत सुंदर है। अब लाल किला जो है रेड फोर्ट है, अगर आपने देखा है तो बहुत सुंदर बना है। अगर ये लाल किला क्या है, एक इमारत का नाम है। अब यहां पर अगर हम सिर्फ ये लाल किला ना बोलकर हम बोलते दिल्ली में लाल पत्थरों की इमारत बहुत सुंदर बनी है, अगर हम सिर्फ ये बोलते दिल्ली में लाल पत्थर की इमारत बहुत सुंदर बनी है, तो अगर हम यहाँ पर इमारत शब्द दे देते तो इमारत तो बहुत सारी इमारत है, दिल्ली में सिर्फ लाल किला जो है वो जो है लाल पत्थर से नहीं बना है, कई कंस्ट्रक्शन वहां पर लाल पत्थर से हुए हैं। ठीक है ना, अब जैसे कुतुब मीनार ही चले जाइए, वो भी लाल पत्थरों से ही बना है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ लाल किला का नाम लिया, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोलते थे लाल किला की इमारत बहुत सुंदर बनी है, लाल किला क्या कहते हैं, लाल पत्थर की इमारत बहुत सुंदर बनी है, तो लाल पत्थर की इमारत तो आगरा का किला भी बना हुआ है, आगरा का किला भी तो लाल पत्थर से बना है, उसकी भी बात हो सकती थी। हम दिल्ली की बात करते तो लाल किला भी यहाँ पर दिल्ली लाल पत्थर से बना है, कुतुब मीनार लाल पत्थर से बना है, ठीक है, अकबरा लाल पत्थर से बना है, तो लाल पत्थर की इमारत दिल्ली में तो बहुत जगह बनी है। ठीक है, जंतर मंतर भी लाल पत्थर से बना हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर हम सिर्फ एक इमारत का नाम ले रहे हैं लाल किला, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। और उसी जगह हम लाल पत्थर की इमारत बोल देते तो इमारत तो बहुत सारी है, तो उसके लिए हम फिर वो जातिवाचक संज्ञा आ जाती। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं। अब हिमालय जो है सिर्फ एक पर्वत नहीं है, हिमालय जो है वो पर्वत की श्रृंखला है। क्या है, पूरी पर्वत श्रेणियां हैं, पूरी रेंज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पर्वत हैं। तो अब यहां पर अगर हमने हिमालय की बात करी तो हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी है, तो पर्टिकुलर हम हिमालय की बात कर रहे हैं। हम ये बोल देते कि उच्च पर्वतों की श्रेणियां जो है बर्फ से ढकी है, तो वहां पर तो बहुत सारी आ जाती। सिर्फ हम हिमालय की बात नहीं करते, हम एल्फ की भी बात कर सकते थे, हम और भी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हम उनकी बात कर सकते थे, हो सकता था नहीं तो, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ हिमालय की बात करी है। तो पर्टिकुलर जो है हम यहाँ एक पर्वत की बात कर रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर रहे हैं, उसका नाम हमने दिया है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आएगी। तो समझ में आ गया, हमने आपको जातिवाचक के थ्रू भी बता दिया और हमने उसे व्यक्तिवाचक के जरिए भी बता दिया कि किस कंडीशन में ये जो है आपकी जातिवाचक होगी और किस कंडीशन में ये व्यक्तिवाचक होगी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जब किसी शब्द से संपूर्ण जाति यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु का, प्राणी है, वस्तु है, इमारत है, किसी की भी
जाति का पूरी तरीके से बोध हो किसी शब्द से, तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हम बोल दें गाय, तो गाय क्या होगा, वो संपूर्ण गाय जाति के बारे में हो गया। ठीक है, अगर हम सिर्फ कामधेनु का बात कर लें, कामधेनु भी एक गाय का नाम था, तो वो पर्टिकुलर हम सिर्फ एक गाय की ही बात कर रहे हैं जो इच्छा पूर्ति गाय थी, कि वो माना जाता था कि वो गाय हम जो इच्छा करेंगे हम उसके पास जाएं। जैसे गाय है सिर्फ दूध देती है, लेकिन कामधेनु गाय क्या थी, वो सभी की इच्छा पूर्ति करती थी, आपको जो चाहिए था वो देती थी। तो यहाँ पर हम गाय की बात करें तो संपूर्ण गाय प्रजाति की बात होती है, और अगर हम सिर्फ कामधेनु की बात करें तो वो सिर्फ एक गाय के बारे में बात हो रही है। तो ये फर्क होता है। ऐसा शब्द जिससे हम संपूर्ण जाति, जैसे हमने बताया घोड़ा, घोड़ा का मतलब क्या हुआ, संपूर्ण घोड़ा। और अगर हम सिर्फ चेतक की बात करें तो महाराणा प्रताप का घोड़ा हो गया, तो वो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही घोड़ा था, तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और घोड़ा जो है वो संपूर्ण घोड़ा प्रजाति की तरफ हमारा इशारा करती है। तो ये होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, क्या है, जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी एक शब्द ले लो और उससे संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। जैसे यहां पर आपको क्या दिया गया है, बालक दिया गया है। अब बालक का तात्पर्य क्या है, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हो गए वो सभी आ जाएंगे। अब हम बोले बाल कृष्ण, तो वहां पर सिर्फ कृष्ण के बारे में बात हो रही है। बाल राम, बालक राम, तो वहां पर सिर्फ राम जी के बारे में बात होगी। लेकिन हम सिर्फ अगर राम के बारे, सिर्फ बालक के बारे में बात करें तो उसमें सभी बालक आ सकते हैं, जितने बच्चे हैं उन सभी के बारे में आएगा, संपूर्ण जाति के बारे में आएगा। उसी तरह पर्वत है। अब हमने बताया कि पर्वत जो है, पर्वत की हम बात करते हैं तो उसमें तो सारे ही पर्वत आ जाती हैं, ठीक है ना। आपकी अरावली पर्वत श्रेणी भी आ जाएगी, हिमालय पर्वत श्रेणी भी आ जाएगी, उसके अंदर सारे पर्वत आ जाएंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर एक बात करते हैं कि हाँ कैलाश पर्वत या फिर आपका एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक पर्वत की बात करें तो उस कंडीशन में अगर हमने उसका नाम ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, और सिर्फ जो अगर पर्वत आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पर्वत के श्रृंखलाओं के बारे में बात करी जा रही है। फिर नेक्स्ट आते हैं देश। देश कोई एक तो नहीं है, देश तो जैसे हम जो कहेंगे भारत देश, अगर हम बोले भारत देश तो ये पर्टिकुलर एक ही देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, भारत, ठीक है। अब अगर हम देश के बारे में बात करें तो उसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, आपका यूएस भी है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमने यहाँ पर संपूर्ण सारे ही देशों को लेकर खड़ा हो गया। तो देश शब्द से है क्या है, सभी देशों के बारे में पता चलता है, लेकिन भारत देश के बारे में सिर्फ एक देश के बारे में पता चल रहा है, पर्टिकुलर भारत के बारे में। तो भारत देश जो अगर हम शब्द लगाते हैं तो वो पूरा पूरा आपका व्यक्तिवाचक में हो जाता है, लेकिन सिर्फ देश जो है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आते हैं पुस्तक। तो पुस्तक शब्द क्या होता है, पुस्तक तो हम इसमें सभी पुस्तक ले सकते हैं, सभी विषयों की पुस्तक आ सकती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारी ही विषय की पुस्तक आ सकती है, ठीक है। आपके ग्रंथ आ सकते हैं, सारी जितने भी आएंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात करें रामचरितमानस, तो वो तो पर्टिकुलर एक पुस्तक के बारे में बात करें, या हम बोले प्रेमचंद का गोदान, तो गोदान तो सिर्फ एक ही पुस्तक है ना, तो वहां तो हमने उस पुस्तक का नाम दे दिया, तो उस कंडीशन में वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन सिर्फ पुस्तक शब्द अगर हम लेते हैं तो उसमें सभी पुस्तकों के बारे में पता चलता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट है स्त्री। अगर हम स्त्री की बात करें तो इस पृथ्वी पर जितनी स्त्रियां हैं हम उनके सभी के बारे में बात करें, या एक देश की या एक समाज की स्त्री के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर हम अगर बोल दें द्रौपदी मुर्मू के बारे में, वो भी एक स्त्री हैं, तो वो तो हमारी राष्ट्रपति हो गई ना। तो वहां पर पर्टिकुलर हमने जिस स्त्री के बारे में बात करी, राष्ट्रपति जी के बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्त्री की बात करें तो उसमें हमारी संपूर्ण स्त्री जाति का बोध होता है। नेक्स्ट आते हैं मनुष्य। मनुष्य की बात करते हैं तो इसमें स्त्री, पुरुष, बालक, बच्चे, सभी के बारे में बात हो जाती है।
लेकिन हम अगर बोलें सिर्फ जो है मनुष्य की बात होगी, उसमें पूरी जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति, जिसमें स्त्री पुरुष सब होंगे। पर्टिकुलर एक के बारे में बात नहीं करेंगे कि हम सिर्फ पुरुष के बारे में बात करें या हम सिर्फ स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि आपको जातिवाचक संज्ञा यानी कि ऐसा शब्द जो संपूर्ण जाति की तरफ इशारा करता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब पर्टिकुलर इसमें एक नोट ये है कि जातिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, इन 5 चीजों से बनती है। हमेशा इसको दिमाग में रखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा स्वतः जन्मजात होती हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा निर्मित होती हैं। ये इन 5 चीजों से निर्मित, इन 5 जो शब्दों, प्रकार के शब्दों से ही निर्मित की जाती हैं। इनका स्वरूप स्वतः नहीं होता। भाववाचक संज्ञाएं का कुछ रूप स्वतः होता है। जैसे दुख है, दुख है और दुखी है, ये 2 शब्द अलग हैं। दुख विशेषण है और दुखी आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा पर्टिकुलर संज्ञा है जिससे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा के रूप में अलग करिए। बिल्कुल अलग करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा हम कर लें। आंसर हमारे पास रेडी है, लेकिन पहले हम सॉर्ट आउट करना शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है दिल्ली शब्द। दिल्ली आपका क्या आएगा? दिल्ली एक शहर का नाम है, इसलिए ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारा जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनके नीचे मैं अंडरलाइन कर रही हूं। जो आपका जातिवाचक संज्ञा होगी उसके नीचे हम उनको हम सर्कल कर देंगे। भाववाचक आएगी तो हम जिगजैग कर देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या आया? दिल्ली। तो दिल्ली एक पर्टिकुलर शहर का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब हम आ जाते हैं अखबार। अखबार क्या है? अगर हम अखबार की बात करें तो हिंदी के अखबार भी आएंगे, अंग्रेजी के अखबार भी आएंगे, उर्दू के भी आएंगे, पंजाबी के भी आएंगे, गुजराती के, सभी भाषाओं के अखबार आएंगे। बहुत सारे अखबार चलते हैं आपके। दैनिक भास्कर है आपका, दैनिक जागरण है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, बहुत सारे आपके पेपर चलते हैं ना। तो इस तरीके से अखबार का मतलब है कि हमें संपूर्ण अखबारों के, हर तरीके के अखबारों के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो इसको हम क्या कर देंगे? सर्कल। फिर आते हैं खिलाड़ी। खिलाड़ी अगर क्या हुआ? खिलाड़ी मतलब प्लेयर। तो वो तो हम घर में बैठ के लूडो खेलें तो भी हम खिलाड़ी हो गए, बाहर जाके क्रिकेट खेलें तो भी हम खिलाड़ी हो गए, हम बैडमिंटन खेलें तो खिलाड़ी, चेस खेलें तो खिलाड़ी। तो मतलब अगर हमने खिलाड़ी के बारे में बात करी तो वो तो किसी भी प्लेयर का, कोई भी गेम का खिलाड़ी हो सकता है। तो खिलाड़ी का मतलब हम संपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं बाइबल। बाइबल क्या है? बाइबल एक पुस्तक का नाम है। तो अगर हम सिर्फ पुस्तक तो हम बोल नहीं रहे, बाइबल बोल रहे हैं, तो बाइबल पर्टिकुलर एक ही पुस्तक है। तो ये हमारा क्या है? एक पुस्तक का नाम है, क्रिश्चियंस की होली बुक है। तो इसलिए ये क्या हुआ हमारा? एक पुस्तक का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट आते हैं हिमालय। अब हिमालय क्या है? हिमालय पर्टिकुलर एक पर्वत का नाम है ना? एक ही तो पर्वत है, तो वो पर्वत का नाम है, पूरी पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? नाम होने के कारण आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आ गई झील। झील क्या है? झील आपका के इसमें झील हो गया, हम यहाँ पर संपूर्ण झीलों की बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी भोपाल की झील भी आ जाएगी। भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं, उसकी सारी झीलें आ जाएंगी। मानसरोवर हिमालय की झील आ जाएगी, आपकी चिल्का झील आ जाएगी। ठीक है, नैनीताल की झील आ जाएगी, सतकुचिया झील आ जाएगी। तो बहुत सारी आ जाती है ना झीलें। तो यहाँ पर झील का मतलब संपूर्ण जितनी भी झीलें उन सभी की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये पूरी जाति की तरफ इशारा हो रहा है। तो क्या हो गया? ये एक जातिवाचक संज्ञा। अब आ गए लड़के। अब लड़के के बारे में सुमेश भी लड़का है, विजय भी लड़का है, रोहन भी लड़का है, सोहन भी लड़का है, अभ्युदय भी लड़का है, अभिरंजन भी लड़का है। तो यहां पर हम सभी लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक के बारे में हमने बात नहीं करी। लड़के हो या लड़का हो, यहां पर इस शब्द से संपूर्ण जितने भी लड़के हैं उन सभी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं।
तो ये क्या कहला गया आपका जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान रखिएगा, जितनी जातिवाचक संज्ञा उनके ऊपर हम सर्कल कर रहे हैं और जो व्यक्तिवाचक हैं उन्हें हम अंडरलाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अध्यापक। अध्यापक मतलब टीचर। अगर आपके अध्यापक आपकी कक्षा में आ रहे हैं, आप अपनी कक्षा में बैठे हो और अध्यापक आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अध्यापक हिंदी के भी आ सकते हैं, अंग्रेजी के भी आ सकते हैं, फिजिक्स के भी आ सकते हैं, मैथ्स के भी आ सकते हैं, बायो के भी आ सकते हैं। तो अध्यापक का मतलब क्या है, जितने अध्यापक हैं उन सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं गांधी जी। गांधी जी पर्टिकुलर एक ही आदमी की तरफ इशारा करता है, वो है महात्मा गांधी की तरफ, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी की तरफ, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ इशारा करता है। तो ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आ गया नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम है। अभी हमने यहां पर अखबार पढ़ा, अखबार और ये नवभारत टाइम्स, भाई अखबार जो है वो क्या है, नवभारत टाइम भी तो एक अखबार ही है, लेकिन जब हम अखबार शब्द ले रहे थे तब उसमें बहुत सारे अखबार आ रहे थे, लेकिन अब जब हम नवभारत टाइम्स कह रहे हैं, नवभारत टाइम्स यानी कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही अखबार के बारे में बात कर रहे हैं हम, वो है उसी पेपर का नाम। तो यहां पर एक अखबार का नाम होने के कारण ये हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं अभिनेत्री। अभिनेत्री मतलब एक्ट्रेस या आप लोग बोलेंगे हीरोइन। अगर हम अभिनेत्री की नाम लें तो इसमें आपकी मधुबाला भी आएंगी, मीना कुमारी भी आएंगी, नूतन भी आएंगी, करीना कपूर भी आएंगी, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं दीपिका पादुकोण भी आएंगी, सब आएंगे, सारी जितनी हीरोइन है सभी उस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसलिए यहां पर जब हम अभिनेत्री की बात कर रहे हैं तो सारी संपूर्ण अभिनेत्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। देखिए सब हमने सॉर्ट आउट कर दिया, चलिए आंसर देख लेते हैं हम सही हैं कि नहीं है। ये देखिए, तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, दिल्ली, ठीक है, उसके बाद आया बाइबल व्यक्तिवाचक, हिमालय बिल्कुल व्यक्तिवाचक, फिर है गांधी जी बिल्कुल सही, नवभारत टाइम्स हो गया सारे करेक्ट। फिर उसके बाद आते हैं जातिवाचक संज्ञा, अखबार करेक्ट, खिलाड़ी करेक्ट, झील करेक्ट, लड़के बिल्कुल करेक्ट, फिर आ जाते हैं अध्यापक बिल्कुल करेक्ट, अभिनेत्री बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए हमने किस तरीके से इन सारी ही एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जब हम किसी के गुण, दोष, अवस्था, इन सारी चीजों का बोध कराते हैं तो हमारा क्या कहल जाता है, भाववाचक संज्ञा। मेन इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें जो हैं हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। याद रखना, इसे हम टच नहीं कर सकते, पहली चीज याद रखना, हम टच नहीं कर सकते हैं, ना हम देख पाएंगे। ये ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हमारे को हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं बस। जैसे जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, व्यापार, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, लंबाई, गहराई, ईमानदारी, खटास, मिठास, मनुष्यता, मोटापा, बड़प्पन, बुढ़ापा, थकान, चंचलता, कोमलता, शत्रुता। अब देखिए इसमें क्या है, अब आप बोलोगे ना कि आप बोल रहे हो कि हम जो है इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन हम टच नहीं कर सकते किसी तरीके से। अब जैसे हमने पहला शब्द लिया ऊंचाई, ऊंचाई किससे बना है, ऊंचा शब्द से। किससे बना है, ऊंचा। ऊंचा एक विशेषण शब्द है जिसे नापा जा सकता है। किसी की भी जो है लेंथ है ना, हम नाप सकते हैं कितना लंबा है ये, है ना। अब ये तो नहीं पूछो, आप क्या पूछते हो ये कितना लंबा है, तो वहां पर उसका जो लंबापन है उसे हम नाप सकते हैं, लेकिन ऊंचाई नापी नहीं जा सकती। अब ऊंचाई शब्द क्यों नहीं, आप बोलोगे हम तो ऊंचाई क्या, हम तो बोलेंगे इसकी ऊंचाई कितनी। अब ऊंचाई और लंबाई ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। कैसे होती हैं, देखिए लंबा हम नाप सकते हैं, लंबा अगर कोई चीज है हम नाप सकते हैं, लेकिन ऊंचाई जो है वो सिर्फ फीलिंग को व्यक्त करता है,
ठीक है। उसी तरह गहराई है, जो बेसिक इसका मूल शब्द आ रहा है जो ऊंचा है, देखिए यहां पर ऊंचा, लंबा, गहरा, ईमानदार। तो ये सारी चीजें आपकी विशेषण शब्द हैं। इनमें प्रत्यय लग जाने से क्या बन गया, ये भाववाचक संज्ञा में बन जाता है। उसी तरह खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा ये क्या है, ये एक टेस्ट होता है। अब इसकी खटास और मिठास बन जाती है। अब इसका जो मूल शब्द क्या है, खट्टा मीठा। और इसी तरह मनुष्य का क्या हो गया, मनुष्यता। मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, उसमें ता लगा दिया हमने। उसी तरह मोटा, बड़ा का हो जाएगा बड़प्पन, बूढ़ा का बुढ़ापा, थक जाना, थकना क्या है, क्रिया है, थकान, चंचल का चंचलता, कोमल का कोमलता, शत्रु का शत्रुता। तो आपने देखा ना यहाँ पर विशेषण है, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पर विशेषण आ रहा है। अव्यय यानी कि ऊंचा शब्द आ रहा है, ये एक अव्यय है, क्रिया विशेषण शब्द है। फिर उसी के बाद गहरा, ईमानदार जो है ये भी विशेषण है। खट्टा ये भी विशेषण है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है और आपका शत्रु जातिवाचक संज्ञा है। थक जो है वो आपका क्रिया आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो भाववाचक संज्ञा बनती हैं वो हमेशा सिर्फ 5 चीजों से ही तब्दील होती हैं, ये ध्यान रखना। ये स्वतः, जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं हिमालय है, मनुष्य है, ये नाम बने नहीं है, ये अपने आप में ही पूर्ण है। लेकिन जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो ये हमेशा बनाई जाती हैं, 5 चीजों से बनाई जाती हैं। अब ये 5 चीजें आपकी क्या है, पहला है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, याद रखिएगा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, पहला, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है वो आपका क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम से भी जो है वो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तीसरा है विशेषण, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। चौथा है आपका क्रिया, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। पांचवा आपका आता है अव्यय, अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, इनसे भी, अब ये अविकारी शब्द भी 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। इन्हें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ शब्द विचार में। अविकारी शब्द 4 तरीके के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन 4 तरह के अविकारी शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। तो बेसिकली अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो ये हमेशा देखिएगा इसमें मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग होंगे, हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाववाचक संज्ञा अपने आप में स्वतः होगी। जैसे हम बोलेंगे खुश, तो खुश का क्या होगा, खुशी। अगर खुश अगर शब्द आ रहा है, मैं आज बहुत खुश हूं, तो खुश आपका क्या है, वो आपका क्रिया विशेषण शब्द है। मैं आज बहुत खुश हूं, तो वो शब्द अपने आप में क्या आ रहा है, वो खुश क्रिया विशेषण आ रहा है, लेकिन आपका खुशी भाववाचक में हो जाएगा। पंडित जी बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार विशेषण होगा, लेकिन उनकी ईमानदारी की कोई तुलना नहीं कर सकता है, तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा में हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा जो है वो मूल शब्द जो है, मूल शब्द और प्रत्यय से मिलकर बनेगी। ये मूल शब्द जो हैं ये 5 तरह के होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय। ये मूल शब्द इनमें से किसी में भी हो सकते हैं और इसके अलावा इसके आगे प्रत्यय जोड़े जाते हैं। भाववाचक संज्ञा स्वतः ही आपको बनी बनाई नहीं मिलती हैं, ये हमेशा निर्मित कर कर बनती हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भाववाचक संज्ञाओं की रचना कितने प्रकार के शब्दों से हो सकती है। कितने प्रकार के शब्दों से हो सकती है, 5 प्रकार के शब्दों से हो सकती हैं। 5 मैंने अभी आपको बताए वो क्या थे, अब उनको आपको यहां डिटेल में देना। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये सिर्फ आप नहीं लिख दोगे कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बन सकती हैं, आपको उनके नाम लिखने पड़ेंगे और उनके कुछ उदाहरण भी देने पड़ेंगे, सिर्फ नाम लिख देने से नहीं होता है।
तो ये देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर आया क्या, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रियाओं शब्द क्रिया में प्रत्यय लगाकर होता है। अब यहां पर संज्ञा से हम दे रहे हैं, संज्ञाओं से कैसे बनता है, बूढ़ा शब्द। अब यहां पर ये किससे बन रहा है, जातिवाचक संज्ञा से बन रहा है। बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बनेगा, बुढ़ापा। संस्कृति, संस्कार। देव, देवत्व। स्त्री, स्त्रीत्व। तो इस तरीके से देखा आपने कि जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमेशा आपको उदाहरण देना पड़ेगा। मूल शब्द आपका क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है और उसके साथ प्रत्यय लगा है। ये देख रहे हैं बूढ़ा, इसका क्या हुआ, बुढ़ापा। संस्कृति, संस्कार। फिर देव, यहां पर देव के आगे त्व प्रत्यय लग गया, स्त्री के आगे त्व प्रत्यय लग गया। तो हमेशा मूल शब्द आपका यहां क्या देख रहे हैं आप, जातिवाचक संज्ञा का है और उसके आगे प्रत्यय लग रहा है। तो प्रत्यय तो आप लोगों को पता ही होगा अब तक क्या होते हैं, मैं कुछ ऐसा तो नहीं बता रही। प्रत्यय यानी कि मूल शब्द के बाद जो है कुछ शब्दांशों के जोड़ दे देने से एक नए शब्द का निर्माण होता है और एक नया अर्थ ही उससे निकलता है, वो प्रत्यय कहलाते हैं। फिर आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम से किस तरीके से बनता है, जैसे अहम। अहम मतलब क्या होता है, जिसे हम ईगो बोलते हैं। अहंकार, पराया, परायापन, अपना, अपनापन या अपनत्व, निज, निजता या निजत्व। तो अब यहां पर आप देख रहे हो ये हमारा मूल शब्द है और ये कार यहां प्रत्यय है। पराया मूल शब्द है, पन प्रत्यय है। अपना मूल शब्द है, पन प्रत्यय है। अपन यहां पर मूल शब्द है, त्व प्रत्यय है। निज यहां मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। निज यहां मूल शब्द है और त्व प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा कुछ शब्द जो है वो डबल चलते हैं, जैसे यहां पर निजता और निजत्व दोनों ही आता है। अब ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहां पर आपके लिए दोनों ही शब्द रख दिए। ये सर्वनाम से बन गया। नेक्स्ट आते हैं विशेषण से। देखिए विशेषण से किस तरीके से बनता है, अकेला, ठीक है। अकेला विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चलती है जिन शब्दों से, वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। क्वालिटी वगैरह मतलब बताते हैं कि ये संज्ञा कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी दशा है, ये सारी चीजें बताते हैं। तो वो विशेषण शब्दों से कैसे बनता है। अब जैसे मनुष्य अकेला है, तो मनुष्य क्या है, वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, वो अकेला है। लेकिन मनुष्य को अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, मनुष्य को अकेलापन अच्छा नहीं लगता। अब अगर उसमें हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया तो वो आपका विशेषण से क्या बन जाएगा, वो सीधे सीधे भाववाचक संज्ञा में तब्दील हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं अकेला हमारा मूल शब्द है और पन हमारा प्रत्यय। उसी तरह अनुकूल, अनुकूल मतलब जो चीज हमारे फेवर में हो। अब अनुकूलता, अनुकूलता मतलब परिस्थितियों का हमारे फेवर में हो जाना ही है, लेकिन वो हमारा क्या हुआ, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में तब्दील हो गई। तो अनुकूल हमारा बनता है, क्या होता है, विशेषण और ता प्रत्यय होता है। अरुण, अरुण और अरुणिमा। अरुण मतलब सूरज, अरुणमता मतलब उसकी जो प्रकाश होता है। नेक्स्ट आते हैं अतिशय। अतिशय मतलब बहुत अधिकता, अतिशयता मतलब अधिकता। तो ये समझ में आ गया, अतिशय मूल शब्द है और ता हमारा प्रत्यय है। नेक्स्ट आते हैं अव्ययों से। अब अव्यय से किस तरीके से बनते हैं, देखिए तेज। अब हमने जैसे बोला कि महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना जो है वो क्या है, क्रिया है, ठीक है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। अब वो क्रिया किस तरीके से संपन्न हो रही है, बहुत तेजी से संपन्न हो रही है। उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है, बहुत तेज है। तो तेज हमारा क्या हो गया, अव्यय हो गया, यानी कि क्रिया विशेषण है। जो ये शब्द तेज जो है वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। तो ये आपका बन गया तेजी। तेजी, अगर आप जैसे बोलते हैं बहुत तेजी में तुम काम कर रहे हो, तो तेजी शब्द क्या हुआ, तेज हमारा मूल शब्द है और ई हमारा प्रत्यय है, तो वो हमारा बन जाता है भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट आते हैं जल्दी। जल्दबाजी, जल्दी मूल शब्द है और बाजी हमारा क्या हो जाता है, वो प्रत्यय हो जाता है। क्लियर हुआ, जल्दी भी हमारा क्रिया विशेषण ही है। देर, देरी, तीव्र, तीव्रता।
नेक्स्ट है क्रियाओं से। अब क्रिया से किस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे है काटना। काटना क्या है, क्रिया है, एक्चुअल में क्या है, वो एक एक्शन वर्ड है और सच में लिटरली कोई चीज काटी जा रही है। कटाई, अब उसमें जो कट है, देखो मेन इसमें हमेशा याद रखिए क्रिया का कोई ना कोई धातु रूप होता है। धातु रूप क्या होता है, आपको हम क्रिया जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे, लेकिन अभी इनिशियल लेवल में आपको समझा देती हूं कि क्रिया में कोई भी क्रिया जो है वो धातु से बनती है। अब ये धातु लिटरली सोना चांदी और ये लोहा और पीतल नहीं होता है। यहां पर क्रिया जिस धातु से बनती है, जैसे यहां पर हम ले रहे हैं काट है, ये काट हमारा धातु रूप है। क्या है, काट हमारा ये धातु है। क्या है, धातु है। अब इसको धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी से काटना बन रहा है, कटाई बन रहा है, काटो बन रहा है, ठीक है ना। उसी तरह चल जो है, अब चल हमारा अगर धातु रूप है तो चल से क्या बनता है, चलना, चलो, चलाया, चलाई। तो अब आपने गौर किया ना, अब ये जो चल अगर हमारा धातु रूप है तो इसमें सब में चला चल, चाला चल, चाला चल, चाला चल, सिर्फ चल से ही कितने नए सारे शब्दों का निर्माण हो रहा है। तो उसी तरीके से यहां पर काटना जो है वो काट धातु से बना है, ठीक है, और उसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन जब हमने ई लगा दिया तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा बन जाता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। उसी तरह बदलना, बदलाव, पढ़ना, पढ़ाई, चलना, चलन या चलाई, कुछ भी। तो ये आपका क्रियाओं से हमने भाववाचक संज्ञा बना दी। अब आ गए प्रश्न संख्या 7 में। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक व जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक रूप में कब प्रयोग की जाती है। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में इस्तेमाल करी जाएंगी, और कभी कभी कुछ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक में और कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक में इस्तेमाल की जाती हैं। इसके क्या नियम होते हैं और ये किस तरीके से होती है, इनको अब आप ध्यान से देखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप। व्यक्तिवाचक आप जानते हैं पर्टिकुलर किसी का नाम, जैसे गांधी जी हो गए, आपके क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस हो गए, नेहरू जी हो गए, ये सभी क्या है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर यही नाम किस कंडीशन में आपके जातिवाचक में इस्तेमाल किए जाएंगे, जब ये जाति पूरा जाति की तरफ इशारा करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति के गुण दोषों से युक्त व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध कराएं, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप माना जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल ये दिया है, मैं भी आपको बताऊंगी एग्जाम्पल, लेकिन एक पर्टिकुलर हम लोग जो है एक शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, हिटलर। तुम तो ऐसे अपनी मनमानी करते हो जैसे कि कोई हिटलर हो। अब हिटलर पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम है, वो एक जो है एक निरंकुश शासक था, उसके ऊपर किसी का भी नहीं था, ठीक है। आप हिटलर के नाम से अच्छी तरह जानते हैं, वो किसी के रूल को नहीं मानता था, अपने हिसाब से शासन को चलाता था, इसीलिए बहुत निर्दयी शासक के रूप में जाना जाता था। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ है, आप किसी स्कूल में हो, जैसे टीचर है, टीचर वो किसी की भी एक वर्ड नहीं सुनता है, उसने अगर होमवर्क दे दिया है और वो मांग रहा है कि मुझे कल दो, मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई है या उसके घर में उसको कहीं जाना पड़ा इमरजेंसी में, कुछ अगर मान लो वो बाई चांस होमवर्क नहीं करके लाता है, तो वो बच्चा दूसरे दिन आकर वो एक्सक्यूज देगा कि सर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं नहीं कर पाया या मुझे कहीं जाना था। तो वो तो सीधे सीधे बोलेगा मुझे किसी के कोई बहाने नहीं सुनने, मेरे को असाइनमेंट चाहिए था तो चाहिए था। तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, ये तो बिल्कुल हिटलर जैसे रिएक्ट करता है। अब हिटलर यहां पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उस व्यक्ति के गुण दोषों की वजह से आप उसको अपने टीचर के साथ कंपेयर कर रहे हो, जबकि टीचर आपका हिटलर नहीं है। तो इस जगह वो जो हिटलर शब्द है वो क्या बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कुछ लोग अपने गुण दोषों की वजह से ही जाने जाते हैं। अब जैसे गांधी जी हैं, अपनी सत्य और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, तो उनके गुण दोषों को हम किसी के साथ जब कंपेयर करते हैं
तब उस जगह गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर क्या बन जाते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में तब्दील हो जाते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल यहां हमने आपको दिया हुआ है। आज विभीषणों का युग है। अब विभीषण जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राम रावण युद्ध में राम जी का पक्ष लिया था, लेकिन चूंकि वो रावण का भाई था और उसने लंका के और रावण के सारे भेद राम जी को दिए थे, और इसी वजह से जो क्या हुआ, राम जी को काफी हेल्प हुई थी। अब राम जी रावण को मारने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं मार पा रहे थे। तब विभीषण ने बताया कि उसकी नाभि में अमृत का घड़ा है, उसे आप तोड़ दीजिए तो वो मर जाएगा। तो ये विभीषण, ये भेद घर वालों को पता थी, उसने वो राम जी को बता दी, और इस तरीके से जो है रावण मारा गया। तो अगर हम उसे नीतियों के तौर पर देखें, मूल्यों के तौर पर देखें, तो विभीषण ने घर का भेद बाहर को बताया, बाहर वाले को बताया, और इसी वजह से जो है जो लंका पूरा परिवार खत्म हो गया। ठीक है, तो उसका गुण दोष क्या था, उसकी जो क्वालिटी बताई गई वो एक भेदी के तौर पर जाना गया। आज अगर आप 4 मित्र हो और 4 मित्रों में अगर कोई आपके आपस का कोई भी भेद है या कुछ है, जाकर किसी और को बता दे, तो आप उस व्यक्ति की, उस दोस्त की तुलना विभीषण से करोगे। तो उस जगह जब बोलोगे अरे यार तुमने तो जाके उसको भेद बता दिया, तुमने तो विभीषणों वाला काम किया है, विभीषण वाला काम किया है। तो अब तुमने यहां पर विभीषण जो शब्द लिया, ये पर्टिकुलर क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। जैसे यहां दिया है, आज विभीषणों का युग है, आजकल की स्त्रियां सती सावित्रियां नहीं है। तो समझ में आया ना कि यहां पर विभीषण जो है वो अब व्यक्तिवाचक नहीं होगा, संपूर्ण उन लोगों के बारे में बता रहा है जो अपने घर के भेदों को जाकर दूसरों को बताते हैं। ठीक है, इसी तरह आजकल की स्त्रियां सती सावित्रियां नहीं हैं। अब सावित्री कौन थी? सावित्री जो अपने पति की जान यमराज से वापस लेकर चली। यमराज उनके पति के प्राणों को लेकर चले गए थे, लेकिन सावित्री जो है वो यमराज से अपनी चतुराई से अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी, है ना। मगर आजकल की स्त्रियां सती सावित्री जैसी नहीं है। मतलब आजकल उन लोगों को के अंदर सावित्री जैसे कोई गुण है ही नहीं, ना पति की फिक्र है, ना पति से प्यार है, वो सिर्फ अपने में लगी रहती। तो यहां पर सावित्री की क्वालिटीज को आज की स्त्रियों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। अब सावित्री पर्टिकुलर एक स्त्री थी, लेकिन यहां पर उनके गुण की वजह से वो क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा के रूप में आ गई। तो अब आपको समझ गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा में किस समय तब्दील की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास में जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में बदलना। अब किस कंडीशन में जातिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक के रूप में बदल जाती है? जब जातिवाचक संज्ञा शब्द को किसी एक व्यक्ति हेतु प्रयुक्त किया जाए, वह जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप कहलाता है। अब यहां पर क्या है, जब कोई ऐसा शब्द जो मोस्टली जातिवाचक यानी वो है ही जातिवाचक, लेकिन उसे पर्टिकुलर सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाए, इंडिकेशन शब्द में उसको वाक्य में इस्तेमाल करते समय उसे इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ ही इशारा करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका उदाहरण देखिए यहां पर, महात्मा ने लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाया। अब यहां जो ये महात्मा शब्द है ये क्या है, अब इसमें जो है महात्मा ज्योतिबा फुले भी आते हैं। महात्मा शब्द अगर हम लेते हैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी भी आते हैं, महात्मा बुद्ध भी आते हैं। तो यहां पर अगर हम महात्मा शब्द है तो इस महात्मा शब्द से हमें सभी महात्माओं यानी महान आत्माओं की तरफ इंडिकेशन होता है। लेकिन जब हम आगे का पढ़ते हैं, महात्मा ने लोगों को अहिंसा का मार्ग दिया गया, पर्टिकुलर अहिंसा का मार्ग किसने दिखाया, गांधी जी ने दिखाया। तो यहां पर सिर्फ जो महात्मा शब्द है हम पर्टिकुलर गांधी जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा में तब्दील हो गई। दूसरा आते हैं, सर्वप्रथम पंडित जी ने लाल किले पर झंडा फहराया। अब पंडित जी कौन होते हैं, हमारे घर में पूजा करने वाले भी पंडित जी हैं, मंदिर में बैठने वाले पंडित जी हैं, होते हैं ना पंडित जी। हम लोग किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, वहां पूजा अर्चना कराने वाले पंडित जी हैं। गया में जाइए, पिंडदान कराने वाले पंडित जी हैं। सभी पंडित जी होते हैं कि नहीं होते हैं बताइए। लेकिन यहां पर पंडित जी शब्द संपूर्ण पंडितों की तरफ इशारा ना कर
सिर्फ एक पंडित की तरफ इशारा कर रहा है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि सभी पंडितों ने जब लाल किला पे झंडा नहीं फहराया, सिर्फ एक पंडित जी ने लाल किले पे झंडा फहराया, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए ये पंडित जी आपको संपूर्ण पंडित जाति की तरफ इशारा ना करके सिर्फ एक पंडित की तरफ इशारा कर रहा है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो समझ में आया जातिवाचक संज्ञा किस रूप में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। नोट, यहां महात्मा, महात्मा गांधी व पंडित जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 8 है, संज्ञा शब्द के विकारक रूप कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द के विकारक रूप कौन कौन से हैं आपको पता है? किस कारण से संज्ञा में विकार पैदा होता है? लिंग है, वचन है, कारक है, इन सभी के कारण जो है आप में संज्ञा में विकार होते हैं। देखिए क्या है, संज्ञा विकारी शब्द है, इसके विकारक रूप हैं लिंग, वचन, कारक। अब कैसे होता है चलिए देखते हैं। हम एक संज्ञा शब्द ले रहे हैं, हमारा संज्ञा शब्द है लड़का, ठीक है। अब ये लड़का शब्द लिंग के कारण अगर इसमें विकार पैदा होगा तो वो क्या बन जाएगा? लड़की। बदलाव हो गया। विकार का मतलब होता है किसी कंडीशन में परिवर्तन होना। तो यहां पर लिंग, लड़का जो मूल शब्द है, लिंग के कारण लड़की में बदल गया। दूसरा आ जाते हैं हम, वचन। लड़का है, लड़का है, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा, ठीक है। ये दो विकार हो गए वचन के कारण, ठीक है, बदलाव हुआ, आपने देखा। फिर दूसरा आता है कारक। कारक के कारण क्या होता है? कारक जो हमारे लगते हैं, कारक क्या होता है आपको पता है ना? ये आपका आपस के पदों में संबंध स्थापित करता है। ने, को, के लिए, से, इसके कारण जो है भी चेंजेस होते हैं। जैसे हमने यहां बोला लड़का, लड़का शब्द एक हमारा मूल है, ठीक है। अब यहां पर हो सकता है लड़के, लड़के ने, ठीक है। फिर दूसरा है लड़कों ने, लड़कों को। फिर ऐसे यहां पर देखिए क्या है, लड़का का। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, एक लड़के के साथ यहां पर कितने सारे कारक लग रहे हैं। तो ये हमारे संज्ञा के विकारक शब्द हैं। क्या क्या है आपके विकारक रूप? लिंग, वचन और कारक। इन तीनों के कारण ही संज्ञा में बदलाव होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। अब यहां क्या दिया? रिक्त स्थान है हमारे पास में, खाली स्थान। डैश कपड़े धोता है। अब इन सभी में हमें संज्ञा शब्द भरने हैं। तो कौन कपड़े धोता है? जाहिर सी बात है धोबी धोएगा, तो हमने यहां लिख दिया धोबी कपड़े धोता है। डैश एक पवित्र ग्रंथ है। अब पवित्र ग्रंथ बहुत हैं, रामायण है, गीता है, आप जो भी पवित्र ग्रंथ है आपका है, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? वो है गीता एक पवित्र ग्रंथ है। बाइबल भी पवित्र ग्रंथ है, आपका कुरान भी पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब भी जो हैं वो भी आपका ग्रंथ है। फिर है नेक्स्ट, डैश आगरा में स्थित है। अब आगरा के किस चीज के लिए फेमस है? ताजमहल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ताजमहल आगरा में स्थित है। डैश है चारों ओर डैश छाई है। क्या छाई है? कुछ भी छाया छा सकती है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? हरियाली छाई है। रोब में क्या है? रोब में मिठास है। रोब मतलब एक गुड़ से बनता है, उसको बोलते हैं, उसमें मिठास होती है। अब यहां पर क्या दिया? निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा छाटिए और उनके भेद लिखिए। अब हमारे पास में कुछ शब्द हैं, उनके हमें छांटनी है संज्ञा और आपको उसके भेद बताने हैं। जैसे पहला है अध्यापिका पढ़ाती है। अब अध्यापिका हमारी संज्ञा शब्द है। यहां पर क्या है? अध्यापिका, हम अंडरलाइन कर देते हैं। पहला है हमारा अध्यापिका। अध्यापिका संज्ञा शब्द है और कौन सा भेद है? वो जातिवाचक संज्ञा है। तो ये देखिए अध्यापिका संज्ञा है और कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है ईमानदारी एक अच्छा गुण है। ईमानदारी क्या हुआ?
संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। नेक्स्ट है हिमालय विशाल पर्वत है। अब हिमालय, यहां पर देखिए हिमालय जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है और पर्वत जातिवाचक है। तो आप चाहो तो दोनों लिख दो या ना चाहो तो एक लिख दो। हिमालय व्यक्तिवाचक और पर्वत जातिवाचक है। तो यहां देखिए क्या है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसके आगे हम यहां पर लिख सकते हैं दूसरा, वो है पर्वत जातिवाचक। नेक्स्ट आते हैं सोना बहुमूल्य धातु है। सोना कौन सी, सोना जो है वो क्या हो गया, ये भी संज्ञा है और हमारा ये कौन सा है, द्रव्यवाचक है। फिर नेक्स्ट आते हैं मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। तो यहां पर परिवार और सदस्य ये हमारे क्या होंगे, 2 संज्ञा शब्द हैं। परिवार समूहवाचक है, सदस्य जातिवाचक है। तो यहां पर हमने लिख दिया परिवार और दूसरा है हमारा सदस्य। सदस्य हमारा क्या होगा, जातिवाचक। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आपको जब हो तो आप यहां पर इस तरीके से मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जोड़े मिलाइए। अब यहां पर हमको जोड़े मिलाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर पहले पढ़िए लाल किला, इस तरफ जो है वो नाम दिए गए हैं, उधर संज्ञा के भेद दिए गए हैं। ठीक है, लाल किला ये पर्टिकुलर एक इमारत का नाम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सीधे सीधे हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले आएंगे। दूसरा पुस्तक, सभी पुस्तकों की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है थकान। थकान क्या होती है, इसको हम महसूस कर सकते हैं, तो सीधे से ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं समूह। किसी तरह का समूह जो है वो समुदायवाचक में आता है, क्योंकि उससे हम पूरे मतलब एक ग्रुप के बारे में समझ रहे हैं। नेक्स्ट है घी। घी एक द्रव्य है, इसलिए सीधे सीधे ये क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समझ में आया। लेकिन हाँ, एग्जाम में अगर आपके पास आता है तो प्लीज इस तरीके से कट नहीं करना। ठीक है, अभी मैंने आपको मैच करके दिखा दिया है, पर इस तरीके से कट नहीं करना है, आपको इस तरीके से लिखना है। देखो, लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। एक तरफ आप क्वेश्चन लिखोगे और उसका सही आंसर उसके सामने, जैसे यहां। और हाँ, इन ऑप्शंस के साथ लिखना, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन लिख दिया छोड़ दिया, नहीं। जैसे का खा गा में जो भी है आपने लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं। आप का खा गा लिखोगे और उसके आगे उसका नाम भी लिखोगे। यहां जैसे लाल किला क्या है, गा में था व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुस्तक था घा में था जातिवाचक संज्ञा, थकान डा में था भाववाचक संज्ञा, समूह का में था समुदायवाचक संज्ञा, घी आपका खा में था द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो चीजें, जो आंसर जिसके सामने है उसे आप विद नंबरिंग के साथ ही मेंशन करेंगे। तो यहां पर हमारा ये पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुए। देखा आपने, अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आपको चीजें बताने के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले टॉपिक का क्लियर होना जरूरी है। तो ये याद रखिए, जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूं इन सभी के वीडियोस हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आपके लिए इजीली अवेलेबल हैं। इन्हें आप यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पे को, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे और आप ऐप पर आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज की गई है, जिसे आप देख सकते हो। तो अच्छे से देखिए, सारे टॉपिक को समझिए। लेकिन हाँ, संज्ञा के हमने अभी तक 2 पैटर्न आपको क्लियर किए हैं, जिसमें हमने संज्ञा आपको एक्सप्लेन करी है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्सरसाइज कराई हैं। अभी हमारा एक पैटर्न और बाकी है, जिसके अंतर्गत हम आपको एमसीक्यूज कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक तरीके से आपका टेस्ट है, जिसमें आप अपने आप को चेक करोगे कि क्या ये टॉपिक मेरे लिए क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे आंसर्स बताने से पहले आपको आंसर्स देखने हैं। अगर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ द आंसर राइट होते हैं तो इसका मतलब आपके लिए टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर है।
और अगर आप कहीं अटक रहे हो, यानी कि मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चंस पूछे हैं और उसमें आप 10 में भी आप क्लियर आउट नहीं कर पाए हो, तो इसका मतलब कि आपको टॉपिक फिर से समझने की जरूरत है। तो उस कंडीशन में आप वापस जाकर फिर एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखोगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एमसीक्यूज के वीडियो में और अपने आप को टेस्ट करते हैं क्या हमारे लिए ये टॉपिक क्लियर हो गया है या नहीं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।